नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेट्स ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के संबंधित सभी अनुच्छेद को भी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक ये आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोस्तों, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। दोस्तों, देश में जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए जो पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी योग्यता है कि उम्र जो 35 साल होना चाहिए। दोस्तों, कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है दोस्तों, लोकसभा बनने योग्य होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, इसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 54 में बताई गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर प्लस दोस्तों राज्यसभा के मेंबर प्लस दोस्तों विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग दोस्तों राष्ट्रपति को चुनते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें हम प्रत्यक्ष रूप में जाकर वोट नहीं करते। दोस्तों, हमारे द्वारा चुने गए लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर और विधानसभा के मेंबर वोटिंग करने जाते हैं। दोस्तों, ये जो चुनाव होता है इस चुनाव को हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग कहते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या होता है। दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग को हिंदी में हम एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती इसमें। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से कराई जाती है उसे दोस्तों हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में हम एकल संक्रमणीय वोट पद्धति बोलते हैं। दोस्तों, इसमें ये होता है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है। दोस्तों, इसमें जो वोटिंग होती है वो प्रायोरिटी के आधार पे होती है। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेके इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति क्या होता है। तो दोस्तों, कोई 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ा है। दोस्तों, वो कैंडिडेट एक्स, वाई और जेड है। दोस्तों, पहला मेंबर जाता है, वो एक्स को पहले प्रायोरिटी देता है कि एक्स राष्ट्रपति बने। दोस्तों, वो दूसरा प्रायोरिटी देता है जेड को और दोस्तों तीसरा प्रायोरिटी देता है वो वाई को। दोस्तों, दूसरा मेंबर जाता है, वो भी दोस्तों पहला प्रायोरिटी एक्स को देता है, दूसरा प्रायोरिटी दोस्तों वो वाई को देता है और तीसरा प्रायोरिटी दोस्तों वो जेड को देता है। तीसरा मेंबर भी जाता है दोस्तों, वो भी दोस्तों पहला प्रायोरिटी वो वाई को देता है और दूसरा प्रायोरिटी दोस्तों वो एक्स को देता है और तीसरा प्रायोरिटी दोस्तों वो जेड को देता है। तो दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति में ये होता है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो दोस्तों, हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक्स जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा और ये राष्ट्रपति बन जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जो एक्स को 2 लोगों ने 1 नंबर की प्रायोरिटी पे रखा था और दोस्तों वाई को एक लोगों ने 1 नंबर की प्रायोरिटी पे रखा था। आज जेड को दोस्तों किसी ने भी 1 नंबर की प्रायोरिटी पे नहीं रखा था। दोस्तों, जेड जो इस रेस से बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों कंपेयर सिर्फ एक्स और वाई में होगा। दोस्तों, एक्स को हमने देखा कि 2 लोगों ने इसको 1 नंबर की प्रायोरिटी पे रखा था। दोस्तों, ये जो वोटिंग का ये एक जो एक्स है वो वोटिंग जीत जाएगा और ये दोस्तों राष्ट्रपति बन जाएगा। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि एकल संक्रमणीय पद्धति में जितने भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे सभी कैंडिडेट को वोट करना होता है। दोस्तों, डायरेक्ट वोटिंग में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट वोटिंग में दोस्तों सिर्फ एक ही लोगों को हमको वोट करना होता है। लेकिन दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति में सिर्फ जितने भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे उन सबको वोट करना होता है।
तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि महाभियोग क्या होता है। दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम महाभियोग कहते हैं। दोस्तों महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, वो चाहे लोकसभा से, वो चाहे राज्यसभा से, दोनों सदन में से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग के लाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि संसद जो है लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर बना होता है। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दोस्तों यहाँ पे हमने महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से शुरू किया है। दोस्तों पहले 1/4 लोग लिखित रूप से राष्ट्रपति को नोटिस देंगे कि उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा से 2/3 लोग इस प्रस्ताव पे वोट करेंगे, तो तब वो प्रस्ताव दोस्तों आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर राज्यसभा जाएगा। इस बीच दोस्तों राष्ट्रपति जी को 14 दिन का समय मिलेगा अपनी बेगुनाही को साबित करने का। दोस्तों जिस सदन से यह प्रस्ताव शुरू हुआ है उस सदन में न जाकर राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। यदि दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी बेगुनाही को साबित करने में सफल रहे तो यह प्रस्ताव दोस्तों खारिज हो जाएगा। यदि दोस्तों राष्ट्रपति अपनी बेगुनाही को साबित करने में असफल रहे तो दोस्तों यदि राज्यसभा में 2/3 इस प्रस्ताव पे वोट मिल गया तो दोस्तों राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे राष्ट्रपति का अधिकार। दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। चौथा दोस्तों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। पांचवा दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 72 का प्रयोग कर राष्ट्रपति किसी भी अपराध को माफ़ कर सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों सदन में सदस्यों की चुनने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति को दी गई है। दोस्तों संसद में टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनकर भेज सकते हैं। दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनकर भेज सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनकर भेज सकते हैं। दोस्तों ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य जाएंगे वो अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्रपति चूज करते हैं। दोस्तों कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में होगा, कोई दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों से दोस्तों राष्ट्रपति सदस्यों को चुनकर राज्यसभा भेज सकते हैं। दोस्तों ये 14 लोग होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। दोस्तों अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे यदि दोस्तों राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं करती तो। अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके दोस्तों अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।